संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिवजी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिले मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल चलिए, अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है सर। आपने ध्यान में आया होगा, एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है, और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं। सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है। और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं, क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई, ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है, और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं, और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा। लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा
कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहाँ की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। दैट्स जाह्नवी सिंह। नो बाबा, पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। एक है अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है जी। और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते हैं, आप जैसे लोग गाइड कर सकते हैं। जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है। धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है। भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना। अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूं वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ। उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स, वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है, या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है अय्यो श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। दैट्स श्रद्धा। अयो श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार। इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से परिस्थिति काफी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सके। जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि
परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And now let's recognize the best creative creator male, आरजे रौनक, जो अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले आरजे रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूं कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सर नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen. एक हाउसवाइफ जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर। She has played a vital role in celebrating the rich culinary heritage of India. कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना हाँ, सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। सर धन्यवाद। और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पेपर लीक कांड पर बड़ा एक्शन हो रहा है। आपको बताते हैं, सरगनाओं की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दी गई है। जयपुर में ईडी ने यह जब्ती की कार्रवाई शुरू की है और संपत्तियों पर अब ईडी ने एक्शन तेज कर दिया है। सुरेश ढाका का फ्लैट जब्त किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। आपको जानकारी दें कि पेपर लीक कांड पर अब एक्शन तेज होता नजर आया है। राजस्थान में नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी भजनलाल सरकार पहले ही कर चुकी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये ईडी का बोर्ड जो है ये उस प्रॉपर्टी पे लगाया गया है जिस प्रॉपर्टी को यहाँ नकल माफिया जो थे, जिन्होंने सुरेश ढाका, जिन्होंने न सिर्फ राजस्थान में पेपर लीक किया बल्कि पेपर को सर्कुलेट किया, बेचा, और उसकी वजह से कई भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो रद्द करनी पड़ी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस फॉर टेकिंग पोजीशन अंडर सब सेक्शन 4, सेक्शन 8 और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जिक्र जो है बोर्ड में किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जिक्र किया गया है और प्लॉट नंबर जो है 67C, यानी कि यहाँ बुलडोजर ऑलरेडी पहले आ चुका था, चल चुका था, लेकिन यहाँ पे अंडरटेकिंग की है ईडी ने और ईडी ने इस संपत्ति को जब्त किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए इस पूरी संपत्ति को न सिर्फ जब्त किया है बल्कि सुरेश ढाका की जो अन्य बेशकीमती जमीन थी, इसके अलावा फ्लैट था, उस संपत्ति को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में सुरेश ढाका को धरपकड़ तो शुरू हुई लेकिन वो पकड़ा आज तक नहीं गया था। लेकिन जब भजनलाल सरकार राजस्थान में आई उसके बाद में नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हुई और उसके बाद जब नकेल कसी गई तो फिर इस तरीके की परिवर्तन जो है वो देखने को मिला। न सिर्फ ईडी ने यहाँ पे बोर्ड लगाया है बल्कि इस पूरी बिल्डिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉश इलाका है, आसपास के इलाके में यहाँ प्रॉपर्टी की अगर रेट की बात करें तो बहुत
आलीशान यहाँ पे मकान बनाया हुआ था, ये नकल माफिया का वो मकान है जिस पर बुलडोजर पहले ही चल चुका था, लेकिन ईडी ने इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मानते हुए इसको यहाँ पे बोर्ड जो हाँ आप देख रहे हैं, ये बोर्ड चस्पा कर दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है। अब ये ईडी की संपत्ति हो चुकी है। अब इसके बाद में जो फ्लैट था, फ्लैट के अलावा जमीन बगरू में जयपुर के आसपास जो खरीदी गई थी, पैसा कमा करके, पेपर बेच करके जो पैसा कमाया गया था, नकल से जो पैसा कमाया गया था, उन संपत्तियों को अब अटैच करना ईडी ने शुरू कर चुका है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शाहजहां के काले साम्राज्य पर सीबीआई